The government presents its budget on the first day of February so that it could be materialized before the beginning of the new financial year in April. And here are key facts that you must know before you get to watch the budget session on 1st February. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी जानते हो कि इकोनॉमी का ना एक तरह से आजकल फेस्टिवल चल रहा है। सर, फेस्टिवल का क्या मतलब? देखो, 31 जनवरी को हमारे सामने आ रहा है क्या? इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को हमारे सामने आएगा यूनियन बजट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे इकोनॉमी के लिए हो जाते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब इसी वजह से हमारी टीम क्या कोशिश कर रही है कि आपको ना एक शेड्यूल के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करी जाएं। जैसे कल 29 जनवरी को हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे के जो बेसिक्स होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होता है, वो डिस्कस किया था। आज 30 जनवरी को ना हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि इकोनॉमिक सर्वे या फिर यूनियन बजट कैसे तैयार किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस क्या होता है, यूनियन बजट के अंदर अलग अलग तरह की टर्म्स क्या होती हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। कल यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने होगा, तो इसकी कुछ जो की हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड फिर 1 फरवरी को जब हमारे सामने बजट आ जाएगा तो उसके जो की प्रोविजंस हैं हम बजट के वो भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा जहां पर इकोनॉमिक सर्वे को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को भी देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम बजट से। देखो, एक वर्ड होता है फिस्कल पॉलिसी। जब भी हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या? गवर्नमेंट। हम बात करते हैं ना, एक होता है हमारे पास क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक्ड है। बेसिकली कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके साथ यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलता है। पर जब मैं बात करता हूँ फिस्कल पॉलिसी की, यहाँ पर एक तरह से जो हमारी सरकार की पॉलिसीज होती हैं उनकी बात कर ली जाती है कि कितना पैसा सरकार कमा रही है और कितना उसको खर्च करना है, ये सारी बातें। अब जब मैं बात करता हूं बजट की ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कहीं पर भी बजट जैसा शब्द नहीं यूज किया गया। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर शब्द क्या यूज किया गया है? देखो, शब्द यूज किया गया है आर्टिकल 1112 के अंदर। आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही दिखाता हूं। यहां देखो वर्ड क्या लिखा है, यहां लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दरअसल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और कुछ नहीं, बजट ही है। पर कोई आपको एमसीक्यू में ये पूछे कि बजट वर्ड मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप बोलोगे नहीं, उसकी जगह वर्ड क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, यहां लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में दोनों हाउसेस के, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं, वहां पर इसके सामने लेकर आएंगे इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ध्यान से समझना, यहां वर्ड क्या है कि द प्रेसिडेंट शैल कॉज। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एक तरह से आप बोल सकते हो, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंटली निर्मला सीतारमण जी, वो उनके बिहाफ पर एक तरह से लेकर आती हैं। पर इन दी एंड यहां पर एज पर आर्टिकल 112 क्या है? प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो एस्टिमेटेड रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। आपको डरना नहीं है, अभी आज के लेक्चर में मैं सारे के सारे वर्ड्स आपको दिखाऊंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पर अभी हमने क्या समझ लिया कि बजट वर्ड कोई मेंशन नहीं है, और आर्टिकल 112 में अंदर वर्ड क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक और वर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बजट बनाता कौन है। देखो, अगर आप जाओगे ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर आपको जाकर देखने को मिलेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमें टोटल 6 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, पर आप रियलाइज करो कि इनमें ना जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डीईए, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिवीजन है, उस डिवीजन का क्या नाम है? बजट डिवीजन। तो ये जो बजट डिवीजन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है बजट बनाने के लिए। कहने का पॉइंट क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिवीजन है, बजट डिवीजन, जो कि इस बजट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई आपसे पूछे कौन बनाता है, तो वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो, बजट का ना एक तरह से मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीनिंग क्या है बजट का। देखो, आप ना अपनी एक सिंपल एक फैमिली को इमेजिन कीजिए। आपकी जो फैमिली होगी ना, उनका भी तो कोई बजट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आप मुझे बताओ कि आपकी फैमिली में पैसे कहां से आते हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली में पैसे कहां से जाते हैं। ठीक है, इसी को तो बजट बोलते हैं। तो यहां पर आप एक बात सोचोगे, कुछ आप अगर आप नोटिस करो कि कहां से पैसा आ कहां से रहा है, तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको बार बार पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से आपके मम्मी, आपके पापा, या फिर आपका बड़ा भाई बहन, या कोई भी इस तरह से आप खुद कहीं पे जॉब करते होंगे, तो उस जॉब से सैलरी आती होगी कुछ तरह की।
ठीक है ना। तो ये एक तरह की आपका कमाई का साधन हो गया जो आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी जगह से आपको इनकम आती होगी जहां पर आपने किसी एसेट को अपने बेचा होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई घर था या फिर आपके पास कोई शॉप थी, ठीक है। तो हो सकता है आपने अपने घर को 10 लाख में बेच दिया, या कोई जमीन पड़ी हुई थी उसको 10 लाख में बेच दिया, कोई शॉप थी उसको 5 लाख में बेच दिया। तो ये क्या हुआ, यहां पर जब इस चीज को बेचा ना आपने, तब आपकी जेब में पैसा आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये सारी चीजें, चाहे आप बात कर लो सैलरी की या फिर इन सभी चीजों की, ये क्या है, आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। तो जो चीज आपकी जेब में पैसा डालती है उसको बोलते हैं हम क्या? रिसिप्ट। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। ऑन द अदर हैंड एक और चीज यहां पर क्या होनी चाहिए, एक खर्चा भी तो सर देखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। तो खर्चा क्या है जैसे हमारी फैमिली का? तो खर्चा देखो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकते हैं जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं जो आप बार बार करते हो। सर वो कैसे खर्चे होते हैं? जैसे मान लो आपको कुछ घर के लिए फ्रूट्स हो गया, घर के लिए वेजिटेबल्स हो गया, ये सारी चीजें खरीदनी होंगी तो खर्चा आएगा। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, पानी का बिल आता होगा, या इस तरह का रेंट वगैरह आप देते होंगे अगर मान लो घर किराए पे ले रखा है। तो ये सारे भी तो खर्चे आपको बार बार हर महीने करने पड़ते, नहीं करने पड़ते? बिल्कुल करने पड़ते हैं। तो एक तो ये वाले खर्चे हो गए जो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे खर्चे भी तो होंगे जो बहुत बड़े खर्चे होंगे और सिर्फ कभी कभार होंगे। जैसे मान लो आपने क्या कोई नया घर खरीद लिया। यहां देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, नया घर खरीदने की बात कर रहा हूं। तो नया घर खरीदा तो 5 लाख 10 लाख का कुछ पैसों का खरीदा होगा। उससे क्या हुआ, आपकी जेब से पैसा गया, मीनिंग आपने क्या किया, कुछ एक्सपेंडिचर किया। उसी तरह से कोई आपने दुकान खरीदी हो सकती है, उसके लिए आपकी जेब से पैसा गया। इस तरह की चीजें भी तो खर्चे हो सकते हैं जो बहुत बड़े खर्चे होते हैं। तो ये भी आपके एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। अब देखो हमने समझ लिया रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब दो चीजें और समझनी है, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो यहां पर ना ये वाला चीज देखो, ये सैलरी हो गया या फिर जो आपकी कुछ इनकम आती है, ये कैसी इनकम है, थोड़ी पीरियोडिक इनकम है, बार बार आती है आपको, ठीक है ना। वेयर एज ये वाली जो इनकम आई आपके नीचे वाली, हाउस का बेचना हो गया, शॉप का बेचना हो गया, ये आप रोज थोड़ी बेच रहे हो उस चीज को, या फिर हर महीने थोड़ी बेच रहे हो। ये तो आप एसेट यहाँ पे आप अपना कुछ सेल कर रहे हो। तो ये वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये नॉन पीरियोडिक होती है जनरली, ठीक है ना। तो जो नॉन पीरियोडिक वाली चीजें होंगी या फिर जहां पर एसेट और लाइबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट आता है, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोला जाता है कैपिटल। वेयर एज ये जो ऊपर वाली चीजें थी, जो ये वाली सैलरी थी, इसको बोल देते हैं क्या, रेवेन्यू। सेम चीज अगर हम एक्सपेंडिचर वाली साइड करें तो ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, बिजली का बिल, पानी का बिल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये कौन से खर्चे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये वाला, ये रोजमर्रा का खर्चा है जो हर रोज आप या हर महीने करते हो, पीरियोडिकली करते हो। तो ये वाले खर्चे को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयर एज ये वाले जो खर्चे होते हैं जहां पर क्या होता है कि आपने कोई अपना घर, आपने कोई घर खरीदा, उससे आपका एक्सपेंडिचर हुआ, या फिर आपने कोई शॉप खरीदी, उसका एक्सपेंडिचर हुआ, तो इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पॉइंट समझ आया। यहां पर चार चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। व्हाट आर दोस फोर थिंग्स? एक हो गया यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये वाला चीज क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और ये वाली चीज इधर क्या होगी, ऊपर वाली, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नीचे वाली चीज क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपली अगर मैं बताऊं, एक्सपेंडिचर का मतलब जेब से पैसा जाना, रिसिप्ट का मतलब जेब में पैसा आना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करूंगा रेवेन्यू की, तो ये वो उन चीजों के साथ डील करेगा जहां पर चीजें पीरियोडिकली हो रही हैं और यहां पर एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं चेंज हो रहा। वेयर एज कैपिटल वाले जो नीचे वालों की बात कर लो, तो ये पीरियोडिकली नहीं होते। ये क्या होता है, इनमें कुछ हमें एसेट या लायबिलिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यही सेम चीज अगर आप गवर्नमेंट के लिए चीज करने की कोशिश करो तो वो क्या बन गया, हमारा गवर्नमेंट का बजट बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट मतलब पैसा कहां कहां से आ रहा है, और दूसरा क्या है, बजट एक्सपेंडिचर, पैसा कहां कहां पे आप खर्च कर रहे हो। अब बजट रिसिप्ट के अंदर एक चीज होगी रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होगी कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू के अंदर खुद सोचो, सरकार को पैसा आ रहा है, पर कौन सा पैसा है, जो बार बार पैसा आ रहा है। वो क्या हो सकता है, कुछ टैक्सेस की फॉर्म में इनके पास पैसा आ रहा होगा ना, कि जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है। आप कुछ भी खरीदते हो उसके ऊपर जीएसटी होता है। आप अपना इनकम टैक्स पे करते हो, जो कंपनीज है कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये टैक्स रिसिप्ट हो गया। उसी तरह से सरकार के पास आपने मान लो कई बार कोई डॉक्यूमेंट बनाने गए, कभी आपने ना अपने अगर मान लो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हो, कभी आपने फीस पे करी होगी ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को वो भी तो कमाई हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों से कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज तो आया नहीं। तो ये सारी चीजें नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर आती हैं। या फिर सरकार ने कहीं से कुछ प्रॉफिट कमाया हो, कुछ ग्रांट्स मिली हो, ये सारे आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ कैपिटल रिसिप्ट की,
तो ये बहुत बड़ा वाला खर्चा है। और क्या होता है यहाँ पर, एसेट और लाइबिलिटी में फर्क आता है। जैसे अगर मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, अब लोन वापस आया ना, लोन की रिकवरी हुई, तो उससे क्या होगा, सरकार की जेब में पैसा आएगा, तो रिसिप्ट भी हो गया और किसी तरह से एसेट और लाइबिलिटी में बदलाव भी आया, तो कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से कुछ बोरोइंग हो गया, कुछ लाइबिलिटी हो गया, किसी से आप पैसा बोरो करते हो, तो इन दी एंड क्या होता है, आपकी जेब में पैसा आता है ना, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पर भी ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बन गया। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपना शेयर किसी चीज में से बेच दिया, उसके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां से अगला शेयर बेच दिया, तो उसके क्या हुआ, सरकार को पैसा आया और एसेट लाइबिलिटी में हमें फर्क भी देखने को मिला, तो डेफिनेटली क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सिमिलरली एक्सपेंडिचर साइड पे भी आप देख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा क्विकली अगर समराइज करने की कोशिश करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिसका इफेक्ट कहां पे आता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर, जनरली एक साल के अंदर इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, रिपीटेडली होती हैं ये चीजें, रेकरिंग होता है, रेगुलर होता है, एक ही मीनिंग है। और इसके ध्यान वाली बात क्या रखनी है, यहां पर एसेट और लायबिलिटी की कोई वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आता, ठीक है। इनके दो जो कंपोनेंट्स थे मैंने आपको समझा ही दिए। उसी तरह से सरकार का भी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बार बार खर्चा हो रहा है पर एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के जो एम्प्लॉयज होते हैं, सरकार उनको सैलरीज देती है, उनको पेंशन देती है, तो सरकार की जेब में से पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी हो गया और एसेट लायबिलिटी में कोई बदलाव भी नहीं आया, तो क्या हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ईजी था। उसी तरह से सेम चीज कैपिटल रिसिप्ट के अंदर भी देख सकते हो, अगर इसका इंपैक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर, और ये रिपीटेडली नहीं होता, रेकरिंग नहीं होता बार बार, ठीक है ना, इररेगुलर होता है। आपने दुकान एक बार बेची है तो ऐसा थोड़ी कि अगले महीने भी ये उसी दुकान को बेच दोगे, नहीं होता ना इस तरह से, तो ये नॉन रेकरिंग होता है। यहां पर क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो सकती है या फिर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी बढ़ सकती है। कहने का पॉइंट क्या, एसेट लायबिलिटी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर नोटिस करो, यहां पर ना इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेट क्रिएटिंग लोन और एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। मैं समझाता हूं यहाँ पे। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब मैंने बात करी थी कैपिटल रिसिप्ट की, ठीक है, सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर फोकस करो, ये वाले कंपोनेंट के ऊपर, यहां पर देखो एक कंपोनेंट था बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। कहने का पॉइंट क्या था, आपने किसी से लोन लिया, लोन लेने से क्या हुआ, आपकी जेब में पैसा तो आ गया, आया ना पैसा, तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये रिसिप्ट का पार्ट तो हुआ, और इससे क्या हुआ, एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट भी आया, तो पार्ट तो ये कैपिटल रिसिप्ट का ही हुआ। सर ये बात तो ठीक है, पर आप खुद सोचो, आप अगर इस तरह से जितना भी लोन ले रहे हो, अगर आप उसको अपनी इनकम शो करते रहोगे तो काफी गलत चीज नहीं हो जाएगी। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि मेरी सर 1 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है ना, 9 लाख का मैंने लोन लिया हुआ है, तो इस महीने मैंने 10 लाख रुपए कमाए, ऐसा बोलने लग जाओगे, फिर तो जो बंदा लोन लेते लेते रहे बहुत अमीर हो जाएगा, ठीक है, आप बोलते रहोगे मेरी तो इनकम ही बहुत है। तो दरअसल में ये पार्ट तो कैपिटल रिसिप्ट का ही होता है, पर ये वो वाला कंपोनेंट है कौन सा, जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इसको बोला जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ बोल दिया उसको बोल देंगे क्या, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो फर्क आपको पता होना चाहिए कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। उसी तरह से अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात कर लो, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है और बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर, जैसे कोई ब्रिज बना दिया, कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई जमीन खरीद ली, कई सड़कें बना दी, ये सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और साथ ही साथ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या था और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ये सारी चीजें भी समझ आ गई होंगी। अब कई बार ना हमें वर्ड सुनने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मीनिंग सिंपल है, अगर आपकी जो कमाई है वो खर्चे से ज्यादा होती है तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट, अगर इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर रहती है इसको बोलते हैं बैलेंस बजट, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हमारी जो इनकम होती है एक्सपेंडिचर से कम रहती है उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। अब आप सोचो कि सर इंडिया के केस में क्या होता है, कि हमारा सरप्लस बजट होता होगा या बैलेंस होता होगा या फिर डेफिसिट होता होगा, खुद सोचो ना। देखो इंडिया के केस में डेफिसिट बजट ही होता है। अगर आप जानते हो ना, तो इंडिया में जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो स्पेशली अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेस की, तो बहुत कम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। उससे क्या होता है, सरकार की कमाई काफी कम रहती है, वेयर सरकार का खर्चा काफी ज्यादा होता है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी हो गया, ठीक है ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है इन सभी की, ठीक है ना। हमें पॉवर्टी को कम करना है, एजुकेशन और हेल्थ के पैरामीटर्स को भी और इंप्रूव करना है। उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना भैया, पैसा चाहिए होगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इनकम हमारी उतनी अभी नहीं है, लोगों के पास अभी उतने पैसे नहीं है, तो उससे क्या होता है, अभी करंटली हम डेफिसिट बजट रन करते हैं। ये बातें तो सारी सर समझ आ गई। अब एक दो चीजें हमें और समझनी है कि कितने टाइप के अलग अलग जो डेफिसिट देखने को मिलते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। एक होता है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका मीनिंग खुद सोचो, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या होगा, ये रेवेन्यू वाले कंपोनेंट को ध्यान दो, तो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आ जाएगा, आपका रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर कितना है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना।
कि आपको डेफिसिट का मीनिंग आप जानते हो ना, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। बस उसके सामने अगर रेवेन्यू लगा दोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका मीनिंग क्या बन गया, इसका मीनिंग बन गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से एक हमारे पास टर्म और पता होनी चाहिए, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखो कई बार इस तरह से भी होता है ना कि आपने कोई पैसा दिया किसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है ना, दिमाग में सोचो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब जो बार बार गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, इस चीजों के लिए। पर कई बार ऐसा देखा गया था कि सरकार ने, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, उसको हमने कुछ, उससे हमने क्या कर लिया, कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट कर लिया। तो ये देखो क्या हुआ, हमने पैसा किसके लिए दिया था, रेवेन्यू पर्पसेस के लिए, पर पैसा कहां पे यूटिलाइज हो गया, कैपिटल पर्पसेस के लिए। तो हमने ना जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में से ना ये वाले कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं। सर ये वाला कंपोनेंट क्या है, बेसिकली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिससे कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, कैपिटल एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोल देंगे ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसी तरह से एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझनी है, दैट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का सर क्या मीनिंग होगा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ध्यान से समझना, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है माइनस आपकी टोटल इनकम कितनी है। खुद सोचो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा एक्सपेंडिचर के अंदर, और साथ ही साथ आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये तो होगी एक्सपेंडिचर वाली साइड। इनकम वाली साइड में क्या आएगा, इनकम वाली साइड के अंदर देखो एक तो आ जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा, प्लस उसके साथ ही साथ क्या आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को क्यों नहीं लिया। देखो मैंने अभी तो बताया कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, लोन आता है ना। तो जो लोन लिया था, तो लोन को अगर आप अपनी इनकम के अंदर शो करने लग जाओगे तो क्या आपके पास सही पिक्चर आएगी या नहीं आएगी, द आंसर इज नो, नहीं आएगी। तो इसलिए इनकम के अंदर ना हम कैपिटल रिसिप्ट का सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग वाला पार्ट लेते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज को सिर्फ लिया जाता है, और यही फॉर्मूला बन जाता है किसका, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस भी आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला और हमें देखना है, वो क्या है सर फॉर्मूला, देखो वो फॉर्मूला है हमारा प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। सर प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या मीनिंग होता है प्राइमरी डेफिसिट का, देखो मान लो आपकी आज सरकार बनी, अब आप सोच रहे हो कि यार अच्छा मेरे पास मान लो ना, और इनको मान लो 100 रुपए की कमाई होती है, तो ये लोग सोच रहे होंगे कि यार 100 रुपए की कमाई हुई है, मैं इन इन चीजों में, क्षेत्रों में खर्च कर दूंगा 100 रुपया, आप बड़े खुश हुए। पर हुआ क्या ना, इन दी एंड इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यार ये 100 रुपए में से ना 100 रुपया नहीं आया मेरे पास, क्यों, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें हुई हैं, आज तक जितनी भी सरकारें हुई हैं, उन्होंने अपने टाइम पर कुछ ना कुछ कर्ज लिया या नहीं लिया, आंसर इज यस, बिल्कुल लिया। अब ये 100 रुपए में से कुछ पैसा इस ये जो कर्ज था इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट देने के ऊपर भी तो जाएगा, जो बेसिकली कहने का पॉइंट क्या, कि आज से जितने भी पहले सरकारें हुई थी उन्होंने कुछ ना कुछ कर्ज लिया है ना, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी तो इस पैसे में से ही करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि 100 रुपए में से मान लो 30 रुपए शायद ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो 30 रुपए शायद इंटरेस्ट पेमेंट देने पे ही चला जाए। तो इफेक्टिवली इसके पास कितना बचेगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए बचेगा। तो इसको तो लगेगा ना कि यार मेरे पास तो पैसे कम है, ठीक है ना, इफेक्टिवली उसके पास पैसे कितने थे 100, पर है कितने इन दी एंड जेब में 70। तो एक्चुअल में होता क्या था ना, हमारे पास ना प्रॉपर इमेज नहीं पता लगती थी, हमें अगर देखना होता था ना कि ये वाली सरकार कैसा काम कर रही है तो हमें वो पता नहीं लग पाता था, इसलिए हमने एक अलग से पैरामीटर बना दिया प्राइमरी डेफिसिट। अब इसका फॉर्मूला सर क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो वही है, पहले तो हमने ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकाल दिया, उसमें से माइनस कर दिया ये जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन अर्लियर बोरोइंग्स, आज तक जितनी भी बोरोइंग्स हुई हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उनको हटा दिया, तो उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा। इसी का मीनिंग क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। ये सारे के सारे फॉर्मुलास मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना, मैंने जो समझाना था अच्छे से आपको समझा दिया है, पर एक बार खुद भी रीडिंग कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसका एक काम करूंगा, जो हमारे इसकी पीडीएफ है ना, आज के लेक्चर की पीडीएफ, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस का, मैं वहां पर भी डलवा दूंगा ताकि आप वहां पर जाके भी इसको क्विकली रिवाइज कर पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो कुछ ना मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा इसके अंदर, ताकि बजट के रिगार्डिंग अगर स्टैटिक पोर्शन हो तो आज के लेक्चर में से कवर हो जाए, और करंट का आए तो जो 1 फरवरी को मैं सेशन लूंगा उसके अंदर मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर पूछ रहा है कि कैपिटल बजट वाले के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। याद करो, एक बताई थी रेवेन्यू साइड, एक बताई थी क्या, कैपिटल साइड। तो आपको बस ये बताना है कि कैपिटल साइड के ऊपर क्या क्या इंक्लूड होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। इसके साथ ही थोड़े मिलते जुलते मुद्दे हैं, ऑल्दो मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया आपको, पर कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। कोशिश करना है इसको अटेम्प्ट करने की, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये आपके लिए आज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब थोड़ा हमने जो स्टैटिक पार्ट था बेसिकली, या फिर कह लो कि जो अलग अलग टर्म्स, जो टेक्निकल चीजें थी ना, वो हमने अच्छे से समझ ली हैं। अब थोड़ा चलते हैं कि बजट के प्रोसेस के ऊपर, कि बजट का आखिर प्रोसेस क्या होता है। देखो, ध्यान देने वाली बात समझना कि जो बजट के अंदर जो ज्यादा रोल होता है वो लोकसभा का होता है। पर ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बजट के अंदर राज्यसभा का रोल नहीं होता, नहीं, राज्यसभा का भी रोल होता है, पर मेजर रोल किसका होता है? लोकसभा का। थोड़ा सा अगर मैं आपको लेके चलूँ ना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, बजट तो हमारा अभी 1 फरवरी को आएगा सारा कुछ, बट ऐसा मत समझना कि बजट का प्रोसेस 1 फरवरी को ही शुरू हुआ, नहीं। दरअसल में होता क्या है ना, अप्रोक्सीमेटली अगस्त के आसपास, मतलब आज से 5-6 महीने जो हुए हैं, अगस्त जो था पिछला वाला, अगस्त 2022 की बात कर लो, उसके आसपास कहीं पर बजट का काम शुरू हो गया था। सिर्फ कैसे अगस्त में क्या काम शुरू कर दिया इन्होंने? देखो, उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर लो, या जो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया, इस तरह की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं और उनके साथ ही में जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको क्या भेजा जाएगा? एक तरह का फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको फॉर्म भेजती है, स्केलेटन फॉर्म बोलते हैं, या फिर आप उनको बजट सर्कुलर बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अगस्त सितंबर के आसपास इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को भेजी जाती हैं। ठीक है सर, यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने इन फॉर्म को कलेक्ट कर लिया। फिर आगे क्या होगा? ये मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स आगे क्या करेंगे? अपने लोगों को ये फॉर्म्स देंगे, जो वहां पर जो मेजर की पर्सन होंगे ना, वहां पर उनके पास जाएंगे। वो क्या करेंगे? एक तरह की डिटेल्स देखेंगे। किस चीज की डिटेल? कि पिछले साल हमारा कितना खर्चा हुआ था, पिछले साल हमने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा पिछले साल हमने कमाया। ठीक है, इसी तरह से इस साल के अंदर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा हम कमाएंगे। इस तरह के कुछ कुछ उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर चीजें होती हैं जो इनको फिल करनी होती है, कि इस साल हम ये पॉलिसी लेके आएंगे, वहां पर इतना खर्चा हो सकता है हमने कुछ अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना हो, उसके लिए इतना खर्चा होगा। ये सारी चीजें इस फॉर्म के अंदर होती हैं। फिर इन सभी जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, इन्होंने ये सारी चीजें फिल करी, फिर वापस से इन्होंने क्या दी? इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फिल करके दे दी। उसके बाद क्या होगा? वापस से जो फॉर्म जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वापस चला जाएगा, पूरा कंसोलिडेटेड हो गया कि हाँ, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को या फिर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतना एस्टिमेट है, इतना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा जनरेट करने के लिए, इतना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पर इनका खर्चा होगा। तो क्या सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको उतना पैसा दे देगी? द आंसर इज नो। पता क्या होगा? एक बार इन्होंने फॉर्म दे दिया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको देखेगी कि अच्छा यार, इन्होंने इतना मांग रहे हैं या फिर इतना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो नंबर ठीक भी हैं? ऐसे तो नहीं कोई हवा में कुछ भी नंबर दे दिया, 1 लाख करोड़ पैसा दे दो। ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। यहाँ पर होगा क्या? इसके साथ ही बहुत सारी ना इनके बीच में आपस में डिस्कशंस भी होती हैं कि ये नहीं, इतना पैसा दे रहे हो, ये पैसा ज्यादा दे रही है, या पैसा कम करो। इस तरह के आपस में ना थोड़े बहुत कई बार हो सकता है कुछ वाद विवाद आ सकते हैं, कुछ तरह के डिस्प्यूट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक तरह से जो हमारे कैबिनेट हो गया या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो कैबिनेट का डिसीजन हो जाता है, वो अकॉर्डिंगली फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपस में डिस्कशन होने के अंदर, ये फॉर्म वगैरह फिल करने के अंदर, ये काफी महीने यहाँ पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ इंटरनल डिस्कशंस भी चलती हैं। सर, इंटरनल डिस्कशन किस तरह की? जैसे फॉर एग्जांपल, आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले साल के अंदर जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, ठीक है, हमारा टोटल जो फिस्कल डेफिसिट था वो कितना होगा, उसको जो रेवेन्यू शिफ्ट था कितना हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री हो गया, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज सेक्टर, ये आने वाले टाइम के अंदर कैसा काम कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। ऊपर से हो सकता है गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स वगैरह लाने की कोशिश कर रही है, स्कीम्स के लिए कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ये सारी बातें भी आपस में डिस्कशन यहाँ पे करी जाती है। कई बार रिक्वायरमेंट हो तो बाहर के भी लोगों के, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गया, उनके साथ भी इसकी तरह की डिस्कशन कर ली जाती है। तो ये सारे इनपुट्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी बातें भी हमें इस प्रोसेस के अंदर ही होती हैं। फिर एक बार सारा कुछ हो गया तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हो गया, उनके साथ भी डिस्कशन होता है, ताकि ये देख पाए ना कि पैसा कितना आएगा। भैया, खर्च कुछ तो चलो बहुत देख लिया, पर पैसा आएगा कितना वो भी तो देखना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह कितनी आनी है, वो भी यहाँ पर सारी चीजें देख ली जाती हैं। अब जब सारा चीजें हमने तैयार कर ली, सारा चीजें पता है कि हाँ इतना करना है, ये फॉर्म, ये स्कीम आएंगी, ये सारी चीजें, इसके बाद एक आती है क्या? इसके बाद आता है हलवा सेरेमनी। दरअसल में ना ये बस आखिरी प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, दरअसल में अगर आप नोटिस करो तो इस बार आई थिंक 26 जनवरी की तारीख थी, उस दिन हलवा सेरेमनी हुई। अब हलवा सेरेमनी के अंदर क्या होता है, जो हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आप देख रहे हो, निर्मला सीतारमण जी,
ये सभी को हलवा एक तरह से दिया जाता है। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है कि अब हलवा के बाद का जितना भी काम होता है, हलवा देने के बाद बेसिकली जो भी अलग अलग काम बचे हुए हैं वो सारे किए जाते हैं, और इसी को बोला जाता है क्या, लॉक इन पीरियड। दरअसल में है क्या, ये 26 जनवरी से लेकर ना 1 फरवरी, जब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता तब तक इनमें से कोई भी लोग ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं बाहर जाएंगे, ये वहीं पर रहेंगे। क्यों वहां पर क्यों रहेंगे? द रीजन इज कि देखो, खुद सोचो, बजट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं। अगर किसी बाहर वाले बंदे को भी पता लग जाए कि बजट के अंदर ये बातें चल रही हैं, ये चीजें हो गई, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोविजन का वो गलत फायदा उठा ले। इसलिए ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है हलवा सेरेमनी से लेकर जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता, इसको लॉक इन पीरियड बोला जाता है, जहां पर सभी लोग इसी पर्टिकुलर जगह के अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो हलवा क्यों किया जाता है? बेसिकली इनको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एक बार ये सारी चीजें भी होगी, इन्होंने सारा प्रोसेस बना भी लिया, अंदर आप बैठ के डिस्कशन भी कर ली, फाइनल नंबर्स वगैरह भी हो गए। उसके बाद आ जाती है क्या, फाइनल डेट। वो क्या डेट होती है? 1 फरवरी। ठीक है, जो 2 दिनों में आने वाली है। उस दिन क्या होता है, उस दिन ना हमारे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाएंगे किसके घर? वो जाएंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के घर। आप कभी देखना, इस बार 1 फरवरी को नोट करना, सुबह 9 बजे के आसपास ना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, या 9-10 बजे के आसपास, वो पहले प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, उनको जाके बजट की कॉपी देंगे कि सर ये हमने बजट बनाया है, आप इसको देख लीजिए। उस टाइम पर प्रेसिडेंट साहब उसको देखेंगे, एक तरह से ये यही उसको क्या मान लेते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने एक तरह से क्या दे दिया, प्रायर रिकमेंडेशन दे दिया इस चीज को। समझ आया बात? फिर इसके बाद एक बार प्रेसिडेंट साहब का आ गया, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कहां जाएंगे? वो जाएंगे हमारे लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर से क्या करेंगे? वो करेंगे बजट प्रेजेंट। कितने बजे? जनरली ये होता है 11 बजे उस दिन। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर जाके बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। जो उनकी जो स्पीच होती है ना, उसी को ही हम बजट प्रेजेंटेशन कह देते हैं। अब ध्यान से एक बात समझना, बजट प्रेजेंटेशन लोकसभा में हो गया, बट ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में नहीं होता। लोकसभा में अपनी स्पीच देने के बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो राज्यसभा भी जाते हैं। ठीक है, और वहां पर भी उनकी स्पीच होती है। अब या तो वो खुद दे सकती है इस चीज को, या फिर उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है। ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी उनके बिहाफ पे दे सकता है। बट ध्यान में रखना, बजट प्रेजेंट दोनों जगह होता है, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी। ठीक है, एक बार प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके ऊपर एक तरह का जनरल डिस्कशन होता है। ये बहुत ही जनरल डिस्कशन है, यहाँ पर ना कोई पॉलिसी के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता, एक तरह का पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो जो भी बजट आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, बट खुद सोचो, जो गवर्नमेंट बजट लेके आएगी उसके ऊपर ऑपोजिशन हमेशा यही बोलेगा कि बजट बहुत खराब है, तो वो जो उसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। वो जनरल डिस्कशन होता है, क्योंकि अभी तो बजट जस्ट आया ही है ना, तो ज्यादा कुछ तो अभी डिस्कशन हो नहीं सकता, तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ हो जाती है एक तरह की छुट्टी हो जाती है, 3-4 हफ्ते के लिए ये सब छुट्टी पे चले जाते हैं। क्यों छुट्टी पे चले जाते हैं? क्योंकि जो हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, DRSs, वहां पर वो हर चीज को स्क्रूटनाइज करती हैं। क्या स्क्रूटनाइज करती हैं? कि भैया जितने पैसे ये मांग रहे हैं, क्या वो सही मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। ठीक है ना, इसके ऊपर एक तरह की रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये देखते हैं कि हाँ पैसे मांग रहे हैं, ठीक मांग रहे हैं, कम मांग लिया, ज्यादा मांग लिया, कुछ पैसे कम कर दिए तो ज्यादा कर दो, इस तरह की बातें यहाँ पे चलती हैं। तो जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो यहाँ पे इनके द्वारा स्क्रूटनाइज करा जाता है। अब एक बार यहाँ पे ये सारी चीजें होगी तो वापस से हमारा जो बजट सेशन है वो वापस से शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। स्पेशली देखो यहाँ पर जो बाकी प्रोसेस है ना, फिर यहाँ पर लोकसभा का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोटिंग करनी होती है। अब ध्यान में देना कि जो वोटिंग होती है सिर्फ कहां पर होती है, सिर्फ लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में इसके रिगार्डिंग वोटिंग नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना, बजट के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, दैट इज फॉर द लोकसभा। क्यों? क्योंकि जो मनी होता है, जो पैसा होता है, वो किसका प्रोरोगेटिव है, वो लोकसभा का ही प्रोरोगेटिव है। इसलिए जो वोटिंग होती है वो लोकसभा के अंदर ही होती है, राज्यसभा के अंदर नहीं होती। एक चीज और ध्यान में देना, हमारे पास 2 तरह की चीजों के ऊपर वोटिंग, मतलब 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है मेड एक्सपेंडिचर। चार्ज का मीनिंग आपने कई बार सुना होगा कि यार जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, या फिर मतलब जो जजेस हो गया, या फिर जो प्रेसिडेंट साहब हो गया, इन सभी की जो सैलरीज हैं, जो इनके अलाउंसेज हैं, इनके एनॉलमेंट्स हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, CAG, इन सभी की जो सैलरीज वगैरह होती हैं उनके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जाती। उन सभी को क्या बोलते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर। वेयर एज इसके अलावा जितने भी बाकी खर्चे होते हैं
उनके ऊपर वोटिंग होती है। तो यहाँ पर भी ना वोटिंग भी दो तरह से होती है, ठीक है। चार्ज मतलब कहने का मीनिंग जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, मेड एक्सपेंडिचर के ऊपर यहाँ पे वोटिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब सर ये प्रोसेस भी हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, पांचवें स्टेप के अंदर आ जाता है हमारे सामने एप्रोप्रिएशन बिल। अब यहां पर क्या होता है, जितनी भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं उनको एक तरह से मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। मर्ज मतलब उनको मिला दिया जाता है। यहाँ पर चार्ज एक्सपेंडिचर भी आ गया, आपका मेड एक्सपेंडिचर भी आ गया, सबको एक तरह से मर्ज कर दिया, एक मर्ज करके एक नया बिल बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, एप्रोप्रिएशन बिल। फिर ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होगा ये प्रेसिडेंट साहब को जाएगा, ठीक है ना। तो ताकि बेसिकली क्या कर पाए, पैसा वगैरह तो चलो एलोकेट हो गया, पर पैसा निकालने की एक तो परमिशन भी तो होनी चाहिए। तो जो भी पैसा होगा ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, ठीक है। और वो तभी आ सकता है जब हमने एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, फाइनेंस बिल, जो कि एक तरह से जो भी अलग अलग पॉलिसीज हो गया, अलग अलग रेवेन्यूज हो गया, या फिर कुछ तरह के जो टैक्स प्रपोजल होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं तब हम मान लेते हैं कि हाँ जी भैया अब बजट पास हो चुका है, अब सारी चीजें हमारे यहाँ पे देखने को मिल चुकी हैं। तो ये होता है पूरा बजट का प्रोसेस। आई होप आपको स्टार्टिंग समझ आया होगा कि अगस्त में मैंने बताया था ना कि अगस्त से चीजें स्टार्ट होके होते इतना लंबा टाइम यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज, मेजर रोल ऑफ लोकसभा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना मनी जो है वो किसका प्रोरोगेटिव होता है, वो लोकसभा का ही प्रोरोगेटिव होता है। तो पैसे के साथ डील करना यहाँ पर इसका रोल है। और हमने देख भी लिया कि यहाँ से जो आखिर में प्रोसेस है डिमांड फॉर ग्रांट के आगे का, वहां पर लोकसभा का ही मेजर काम रहता है, ठीक है। डिमांड ऑफ ग्रांट भी हमने समझ लिया क्या होता है, टैक्स प्रोविजन भी हम समझ गए हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। और एक तरह से जो हमारा एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो बेसिकली होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम पैसा निकाल पाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दरअसल में जब मैंने आपको आर्टिकल 112 दिखाया था जहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया हुआ है, वहां लिखा था ना कि प्रेसिडेंट साहब कॉल्स करेंगे, वो दरअसल में यही चीज है कि प्रेसिडेंट साहब जो उसके कॉल्स करते हैं लेइंग डाउन, वो उसी को बोलते हैं। जो मैंने बताया था ना कि फाइनेंस मिनिस्टर सुबह 9 बजे के आसपास प्रेसिडेंट साहब के घर जाती हैं, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट साहब बजट के ऊपर एक तरह से साइन करते हैं, उसी को हम एक तरह से प्रायर रिकमेंडेशन मान लेते हैं। फिर लोकसभा के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ, राज्यसभा के अंदर भी जाएंगी, राज्यसभा के पास 14 दिन है, या तो उसको एक्सेप्ट करे या कुछ रिकमेंडेशंस के देख पाए, पर ये लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। अगर तब भी कुछ होता है तो हम बात मान लेंगे कि 14 दिनों के बाद उनको पास कर दिया, इसे डीम पास माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट साहब के पास इसके रिगार्डिंग वीटो पावर नहीं होती। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ आ चुकी हैं जो हमने अच्छे से समझ ली थी। एक दो चीजें और इसके रिगार्डिंग देख लो, व्हाट आर दोस थिंग्स, कि हो क्या सकता है, हमारे यहाँ पे सेपरेट बजट भी हो सकते हैं और एक सिंगल कंबाइंड बजट भी हो सकता है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हमारा एक ही बजट आता है, ठीक है ना। पर 2016 से पहले होता क्या था, हमारे पास दो अलग अलग बजट आते थे। एक होता था रेलवे का बजट अलग से, और जो बाकी का बजट है वो अलग से आता था। दरअसल में है क्या, 1921 के अंदर ना एक एक्वर्थ कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि रेलवे का बजट अलग होना चाहिए और जो जनरल बजट है वो अलग होना चाहिए, ठीक है ना। पर 2016-17 के बाद हमें ऐसा लगा, जो विवेक देवराय कमेटी थी उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि अब देखो रेलवे की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और ऊपर से भी एक तरह से इसको मर्ज कर देना ही बेहतर है। इस वजह से हमने क्या किया, हम कॉमन बजट लेके आने लगे। तो आज के टाइम पर हमारे पास देखने को क्या मिलता है, कॉमन बजट ही देखने को मिलता है। बट पॉइंट पता क्या है, पॉइंट है कि आप बजट जैसे मर्जी लेके आओ, एक पार्ट के अंदर लेके आना, एक पार्ट के अंदर लेके आओ, दो के अंदर लेके आना, दो के अंदर लेके आओ, 3 4 जितने मर्जी पार्ट के अंदर लेकर आओ, बट पॉइंट क्या है, बजट लेकर आना इज कंपलसरी। अगर बजट नहीं लेकर आओगे और बजट पास नहीं होता है तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी सरकार है उसके पास नंबर्स नहीं है, वो गिर चुकी है। इसका मीनिंग ये होता है। तो बजट पास करना मैंडेटरी है। कल याद करो मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था ना, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि इकोनॉमिक सर्वे लेकर आना है तो लाओ, नहीं लेकर आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ही नहीं। कहीं भी संविधान के अंदर या किसी लॉ के अंदर ऐसा मेंशन ही नहीं कर रखा कि आपको लेकर आना कंपलसरी है। पर यहाँ पर 112 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लेकर ही आनी है एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर सरकार नहीं लेके आएगी तो इसका मीनिंग है सरकार के पास नंबर्स नहीं है, तो सरकार गिर सकती है। तो इसलिए जरूरी क्या है, बजट लेकर आना ही आना है। लेकर जैसे मर्जी आओ, एक पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर, वो मैटर नहीं करता, पर लेकर आना इज मैंडेटरी। तो इस तरह की चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब यहाँ पर देखो यूपीएससी 2011 में क्या पूछा गया कि जो भी विड्रॉल ऑफ फंड्स होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने होते हैं वो कहाँ से आने चाहिए, उसका
ऑथराइजेशन कहां से होना चाहिए, इसका आंसर मुझे आप नीचे बताओगे, ये मैंने बता दिया है। 2011 में एक और क्वेश्चन आया, जितना भी रेवेन्यू रिसीव होता है यूनियन गवर्नमेंट का बाय वे ऑफ टैक्सेस रिसिप्ट के माध्यम से, वो कहाँ क्रेडिट होता है, उसके अंदर जो पैसा आता है वो कहाँ पर जाता है, ये आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 क्या है कि मनी बिल को अगर राज्यसभा के अंदर कुछ अमेंडमेंट आ जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या लोकसभा स्टिल उस बिल को प्रोसीड कर सकती है, नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां बताओगे आप मुझे कि मनी बिल के रिगार्डिंग, देखो राज्यसभा का फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी जो क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, इसके साथ ही एक दो और हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बजट के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। एक ये 2001 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पूछ लिया फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनमें क्या क्या फर्क होता है, इनको आप बताओगे कैसे इनको मैच करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, यहाँ पर भी डेफिसिट बजट के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो ये भी आप मुझे बताओगे कि किस तरह से आप इस डेफिसिट को कम कर सकते हो। लास्टली 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 12। तो देख रहे हो, एक आज का सेशन था, आई डोंट नो, आई थिंक आधा घंटा या व्हाटएवर जितना भी टाइम हुआ है मुझे रिकॉर्ड करते हुए। तो आप नोटिस करो कि इतने चीजों के रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर साल या हर दूसरे साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बजट इंपॉर्टेंट है, पर बजट के स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल का बजट भी पढ़ना है डेफिनेटली, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर उसके पीछे का जो स्टैटिक पार्ट था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सारी चीजें समझा दी हैं। डेफिसिट क्या होते हैं, कहाँ से एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल कहाँ चेंज होती है, ठीक है, एसेट कहाँ बदलते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को रिवाइज करो। मैं इंश्योर करूंगा कि इसकी पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूं, ताकि आपके पास ये सारी चीजें पड़ी रहें, ठीक है। बाकी आप जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, मेक श्योर आप उनका कमेंट करो, कोई डाउट आ गया तो हम डिस्कस कर लेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विकली समराइज कर दूं, 29 जैन कल हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे, इसके जो स्टैटिक पोर्शन होता है। आज 30 जनवरी को हमने डिस्कस कर लिया है क्या, बजट डिस्कस कर लिया, इसका स्टैटिक पोर्शन। कल हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसकी जो की हाइलाइट्स होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा। और 1 फरवरी को जब हमारे सामने बजट आ जाएगा तो बजट की जो हाइलाइट्स होंगी उनको भी हम क्विकली रैप अप कर लेंगे, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना स्टैटिक करते हुए ये सारी चीजें पढ़ोगे तो थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो इसलिए मैंने आज डिस्कस कर लिया बजट को, ताकि जब 1 फरवरी को मैं आपके सामने बजट पेश करूंगा, एक तरह से आपके मैं बताऊंगा क्या क्या मेन प्रोविजंस थी, तो ये सारी चीजें अगर आपकी होंगी ना तो आप आसानी से उसको समझ लोगे। जो नंबर्स आएंगे कि फिस्कल डेफिसिट इतने परसेंट है, ये परसेंट इतने हैं, तो वो सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंटरेस्ट में जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला ही है, अगर आप मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहोगे तो वी विल मेक श्योर कि जो इकोनॉमी को काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर इकोनॉमी टफ है, इकोनॉमी टफ है। ट्रस्ट में इकोनॉमी टफ नहीं है, इकोनॉमी टेक्निकल है, पर अगर अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपको टफ वो नहीं लगेगी। तो आपको भी अप्रोच यही रखनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो अप्लाई करना बहुत आसान है इकोनॉमी को। ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर आपने उसको समझ लिया है अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हम कल भी जुड़ेंगे इसी तरह से ही, ठीक है। इसी तरह से आप भी अपने इन पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।